हेलो स्टूडेंट्स, आज हाइड्रोकार्बन का नेक्स्ट लेक्चर हम देखने जा रहे हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको हैलोजनीकरण मतलब हम जो है वो एल्केन के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। तो हैलोजनीकरण एक रिएक्शन मैंने आपको बता दी थी। एल्केन की जो अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं हैं वो कौन सी होती है? तो वो होती है भाई हमारे पास जो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन प्रकार की रिएक्शंस है वो एल्केन की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, तो यहाँ पहली जो रिएक्शन थी हम बात कर रहे थे हैलोजनीकरण की। हैलोजनीकरण, अब यहाँ क्या होता है भाई हैलोजनीकरण में? तो हैलोजनीकरण में सिंपल सा काम आपको ये करना था कि कोई भी एल्केन है अपने पास, इस रिएक्शन की इसकी रिएक्शन X2 के साथ करवानी है, HNU की उपस्थिति में हैलोजन के साथ करवानी है। तो यहाँ से क्या होता है HX बाहर निकल जाता है और हमारे पास बनता है RCH2X और साथ में HX बाहर। ये रिएक्शन होती है हैलोजनीकरण। क्लियर है बात? अब भाई हैलोजनीकरण की रिएक्शन में मैंने आपको ये बताया था कि रिएक्शन हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इनके साथ रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, और इनके साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्टिविटी का क्या क्रम बताया था? रिएक्टिविटी यानी क्रियाशीलता का रिएक्टिविटी का क्रम ये मैंने आपको बताया था कि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इतनी ज़्यादा होती है कि फ्लोरीन जो है वो कैसी रिएक्शन देता है? विस्फोटक रिएक्शन देता है। ठीक है, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, और हमने बात जो ख़त्म की थी ये भी मैंने आपको बताया था कि भाई फ्री रेडिकल जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो हाइड्रोजन उतना ही ज़्यादा क्रियाशील होगा। आज हमें क्या पढ़ना है? हमें एक एक को डिटेल में पढ़ना है, फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिएक्शन का नाम होगा फ्लोरीनीकरण। क्या नाम होगा? फ्लोरीनीकरण। ये हमारी रिएक्शन का नाम है। फ्लोरीनीकरण बोले तो फ्लोरीनीकरण का मतलब हो गया एक तरीके से हमें रिएक्शन करवानी है फ्लोरीन के साथ। ठीक है, अब भाई इसमें आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि फ्लोरीन की क्रियाशीलता, फ्लोरीन की क्रियाशीलता क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अतः इसकी क्रियाशीलता को या अतः अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए, भाई देखना ज़रा कि रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन मिला देते हैं उसमें। ठीक है ना, फ्लोरीन को, F2 को अक्रिय गैस नाइट्रोजन N2 में मिलाकर तनु कर दिया जाता है, तनु कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती और रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए इसे नाइट्रोजन के साथ मिलाकर उसके बाद में काम में लेते हैं। जैसे देखना ज़रा कि एक तो अपने पास भाई 1 लीटर फ्लोरीन है मान लो। ठीक है, इसमें केवल फ्लोरीन है, 100% फ्लोरीन है एक, क्योंकि आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो रिएक्शन बहुत तेजी के साथ होगी, विस्फोटक रिएक्शन देगा। अब आपने क्या किया? सेकंड केस में वही 1 लीटर मिश्रण लिया और अब इसमें 1 लीटर मिश्रण में नाइट्रोजन और फ्लोरीन दोनों है। आयतन इसका भी 1 लीटर है और इसका भी आयतन कितना है? 1 लीटर है, लेकिन यहाँ पर 1 लीटर में फ्लोरीन मान लो 50 ml है, तो फ्लोरीन का अमाउंट क्या बहुत ही कम हो गया ना। तो इस तरीके से दोनों को मिक्स करके नाइट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा, फ्लोरीन का अमाउंट कम, तो इस तरीके से आपको इसको काम में लेना है। अक्रिय गैस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है वो फ्लोरीन के लिए अक्रिय है एक तरीके से, यानी नाइट्रोजन जो है वो खुद रिएक्शन नहीं करेगा। तो फ्लोरीनीकरण के लिए क्या करेंगे भाई? इसमें नाइट्रोजन गैस को मिलाकर उसके बाद में फ्लोरीनीकरण हमें करवाना है। क्लियर है बात? अब देखो ये तो है फ्लोरीनीकरण का पॉइंट। क्लियर है? सेकंड में हम बात करेंगे क्लोरीनीकरण का। क्लोरीनीकरण, ठीक है, तो क्लोरीनीकरण में किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? क्लोरीन के साथ। तो ध्यान से देखना जरा कि एरो पर आपको क्या क्या लिखा हुआ मिल सकता है। भाई हो सकता है कि एरो पर आपको लिखा हुआ मिल जाए Cl2HNU, एरो पर आपको ये लिखा हुआ मिल सकता है, नॉर्मल है। ठीक है, या इसकी जगह आपको जो है वो ये भी लिखा हुआ मिल सकता है एरो पर, जैसे SO2Cl2। ठीक है ना, आपको एरो पर जो है वो SO2Cl2, और SO2Cl2 का नाम जो है ये अपने पास होता है भाई सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्लोराइड
ठीक है, यानी या तो आपको ये लिखा हुआ मिल सकता है या ये लिखा हुआ मिल सकता है, इन दोनों में से एक लिखा हुआ मिलेगा, है ना। इसमें आपको साथ में हीट भी मिल सकती है या फिर R2O2, R2O2 बोले तो परऑक्साइड, यहां पर भी साथ में आपको R2O2 देखने को मिल सकता है। क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। क्या काम में आती है अभी बात कर लेंगे। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट वही बनेगा RCH2 और ये Cl और साथ में जो भी है व्हाटएवर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें बनाना क्या है, एल्काइल हैलाइड बनाना है, ठीक है। तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म मैं पहले बता चुका हूं, क्लोरीन और HNO मुक्त मूलक बनता है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन कल ही हमने मैकेनिज्म देखी है, 3 स्टेप में रिएक्शन होती है, प्रारंभन, संचरण और समापन, ठीक है। अब अगर आप SO2Cl2 और R2O2 लेते हो तो क्या होगा भाई, इसका मतलब क्या है, ये कैसे काम करता है भाई। रिएक्शन स्टार्ट कहाँ से होती है, रिएक्शन स्टार्ट होती है मुक्त मूलक के बनने से। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि सल्फ्यूरिल क्लोराइड अगर आपने काम में ले लिया है ना, तो रिएक्शन कैसे स्टार्ट होगी। अगर SO2Cl2 काम में लेते हैं तो रिएक्शन कैसे स्टार्ट होती है, हम ये देखने वाले हैं भाई। ये स्ट्रक्चर होती है किसकी, SO2Cl2 की, ठीक है। अब भाई SO2Cl2 क्योंकि फ्री रेडिकल रिएक्शन है, फ्री रेडिकल रिएक्शन हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्री रेडिकल रिएक्शन जो है वो फ्री रेडिकल के बनने से स्टार्ट होती है। इसमें साथ में क्या है, परऑक्साइड। भाई परऑक्साइड मुक्त मूलक रिएक्शन में परऑक्साइड इसलिए लिया जाता है क्योंकि परऑक्साइड बहुत ही आसानी से समान स्विखंडित होकर मुक्त मूलक देता है। जैसे आपने अगर R2O2 काम में लिया है तो भैया ये हमारे पास R2O2 की संरचना होती है। अब HNO की उपस्थिति में क्या होगा, क्योंकि दोनों की विद्युत ऋणताएं बराबर है तो इसका समान स्विखंडन होगा, आपको 2 RO फ्री रेडिकल मिलेंगे, ये बनेगा। अब क्या हुआ, आपने ये ले रखा है सल्फ्यूरिल क्लोराइड, तो RO फ्री रेडिकल, वही बात है, मुक्त मूलक को देखकर मुक्त मूलक बनता है तो इसका समान स्विखंडन होगा, एक इधर एक इधर। तो अपने पास देखो जरा क्या बनेगा, ClSO और ये देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह गया, साथ में बन गया भाई ROCl, क्लियर है। अब देखो कि इस वाले बॉन्ड का भी समान स्विखंडन होगा और इसका समान स्विखंडन होगा तो हमारे पास एक तो Cl फ्री रेडिकल, साथ में SO2 गैस क्या हो गई बाहर। तो अगर हम सल्फ्यूरिल क्लोराइड लेते हैं तो ओवरऑल पूरी रिएक्शन में कुल मिलाकर बात यह है, इसका काम क्या होता है, आपको क्लोरीन मुक्त मूलक देने का काम होता है। सल्फ्यूरिल क्लोराइड ले लोगे, रिएक्शन वैसे ही होगी, सब कुछ वैसे ही चलेगा, इसका काम क्या है, बस क्लोरीन मुक्त मूलक देना इसका काम है। ये मैंने आपको दर्शाया है कि ये क्लोरीन मुक्त मूलक किस प्रकार से देता है, इससे क्लोरीन फ्री रेडिकल कैसे बनता है, मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। और बाकी ऊपर वाले की तो मैकेनिज्म हम पहले देख ही चुके हैं, ठीक है। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करेगा, RCH2 फ्री रेडिकल, वही अपने पास 3 स्टेप कि भाई इसका क्या होगा, सबसे पहले होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, है ना, और फ्री रेडिकल को देकर फ्री रेडिकल, वही 3 स्टेप, प्रारंभन हो गया, फिर संचरण, फिर समापन पद, ठीक है ना। तो वही स्टेप दोहराए जाएंगे। ये रिएक्शन है क्लोरीनीकरण की। तो क्लोरीनीकरण में ये 2 चीजें बेसिकली आपको देखने को मिल सकती है। सेम टू सेम ब्रोमीनीकरण, ब्रोमीनीकरण में भी यही है। अब ब्रोमीनीकरण में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो देखना बस क्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा भाई, ब्रोमीन आ जाएगा, ठीक है। तो तीसरी रिएक्शन है अपने पास ब्रोमीनीकरण, ब्रोमीनीकरण। तो यहां देखो ब्रोमीनीकरण में आपको जो है RCH2 और ये H, तो यहां पर देखने को मिलेगा भाई Br2 HNO और साथ में R2O2 या फिर हीट भी आपको दे सकता है, ठीक है ना। R2O2 और हीट आपको साथ में दे सकता है, बिल्कुल वही काम है, बस क्लोरीन की जगह ब्रोमीन, सल्फ्यूरिल ब्रोमाइड काम में ले लो यहाँ पर, और साथ में R2O2 काम में ले लो, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा भाई अपने पास RCH2 और ये Br, ये जुड़ जाएगा, ये लो जी, खत्म बात। तो ब्रोमीनीकरण को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तीसरा हो गया ब्रोमीनीकरण। चौथा अपने पास हो गया आयोडीनीकरण। आयोडीनीकरण, इसमें रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, आयोडीन के साथ करवाएंगे। ध्यान से देखना, इसको डिटेल पढ़ते हैं भाई। एक चीज कि सबसे ज्यादा आपको जो देखने को मिलेगा वो क्लोरीनीकरण या ब्रोमीनीकरण, यानी क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आते हैं क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण से आते हैं। क्यों, फ्लोरीन की तो क्रियाशीलता ज़्यादा होती है तो आसानी से ये क्रियाशीलता तो रिएक्शन तो कर लेता है, लेकिन विस्फोटक होती है, किसी काम की नहीं है। आयोडीन की कम होती है, ठीक है, और लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन की इंटरमीडिएट होती है, ठीक ठाक रिएक्शन कर जाते हैं। तो भाई वहाँ आपको क्लोरीन और ब्रोमीन क्वेश्चंस में ज़्यादा देखने को मिलते हैं।
आयोडीनीकरण में आपको क्या ध्यान में रखना है, फ्लोरीनीकरण में जैसे आपने एक लाइन ध्यान में रखी कि भाई इसको नाइट्रोजन के साथ मिलाकर उसके बाद काम में लेते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं हाँ भाई, देखो जरा ध्यान से कि आयोडीनीकरण का क्या काम है ना, ये कैसे करवाते हैं, वो ही आपको क्या करना भाई, कोई एल्केन काम में लेना है। रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, आयोडीन के साथ करवाएंगे, वही प्रकाश की उपस्थिति में HNO, है ना, पेरोक्साइड भी काम में ले सकते हो। तो रिएक्शन जब करवाया तो HI, यहाँ पर क्या बना, एक तो RCH2I और साथ में बना भाई HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ये वाली रिएक्शन जो है, रिएक्शन में क्या बन रहा है, HI बन रहा है, और HI जो है वो एक प्रबल अपचायक होता है। क्या होता है, अपचायक होता है। और भाई ये इतना प्रबल अपचायक होता है कि रिएक्शन में इसके साथ जो बनता है, अपचायक क्या होता है, जो अपचयन करता है उसको अपचायक बोलते हैं। तो रिएक्शन में HI जो है ये क्या करेगा, रिएक्शन में जो साथ में बना है इसका अपचयन कर देगा, HI इसका अपचयन कर देगा। और जब HI इसका अपचयन करेगा तो वापस से रिएक्शन, HI इसका अपचयन करके वापस से क्या बना देता है, एल्केन बना देता है। तो रिएक्शन वापस से किधर चली जाएगी, पीछे की तरफ चली जाएगी, ये लो। तो भाई आपको यह ध्यान में रखना है कि आयोडीनीकरण अभिक्रिया, आयोडीनीकरण अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, उत्क्रमणीय होती है, क्योंकि अभिक्रिया में बना HI, क्योंकि अभिक्रिया में बना HI प्रबल अपचायक होता है, प्रबल अपचायक होता है, जो एल्किल आयोडाइड, ये क्या है, एल्किल आयोडाइड, ठीक है, जो एल्किल आयोडाइड को पुनः एल्केन में अपचयित कर देता है, ठीक है। तो भाई ये रिएक्शन कैसी होती है, उत्क्रमणीय, यानी आगे जाएगी तो वापस पीछे भी आ जाएगी, क्योंकि रिएक्शन में जैसे ही HI बनता है तो ये जैसे ही बना HI तुरंत वापस से इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, और वापस से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन वापस जुड़ जाएगा, I2 वापस से फ्री हो जाएगी, वापस से रिएक्शन किधर आ गई, पीछे आ गई। अब अगर आप चाहते हो कि इस रिएक्शन को आप आगे की तरफ लेके जाना चाहते हो, यानी आप चाहते हो कि रिएक्शन उत्क्रमणीय ना हो, अनुत्क्रमणीय हो, केवल आगे की तरफ जाए, तो भाई अगर मैं क्या करूं, कुछ भी जुगाड़ लगा के इस HI को यहां से हटा दूं, अगर मैं इस HI को यहां से हटा दूं, अगर HI खत्म हो गया, अपचायक आपने खत्म कर दिया, तो अब इसका अपचयन करने वाला कोई बचेगा नहीं, और इसका अपचयन करने वाला कोई नहीं बचेगा तो रिएक्शन पीछे की तरफ आएगी नहीं। तो अगर इस रिएक्शन को आपको क्या करवाना है, केवल आगे की तरफ लेके जाना है, तो रिएक्शन में से HI को क्या कर दो, हटा दो। और हटाने के लिए क्या करते हैं, इसमें कोई ऑक्सीकारक मिला देते हैं। भाई देखो, जैसे हम बोलते हैं ना कि अम्ल क्षार को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, या क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। ऐसे ही ऑक्सीकारक और अपचायक, ये दोनों भी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट काम करते हैं, दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं भाई, खत्म कर देते हैं, लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। तो बिल्कुल आपको अगर यहां से HI को हटाना, तो इसमें क्या कर दो, HI अपचायक है, इसमें कोई ऑक्सीकारक मिला दो। तो जैसे ही ऑक्सीकारक मिलाओगे तो सबसे पहले HI उस ऑक्सीकारक के साथ रिएक्शन कर लेगा, जैसे जैसे HI बनेगा ऑक्सीकारक HI को खत्म करता जाएगा, और हमारे पास रिएक्शन केवल किधर जाएगी, आगे की तरफ जाएगी, क्योंकि अगर इधर HI नहीं बचा तो रिएक्शन पीछे आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो ध्यान से देखना जरा कि भाई यदि, है ना, अभिक्रिया को उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, है ना, अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय बनाने के लिए अभिक्रिया मिश्रण में कुछ मात्रा में प्रबल ऑक्सीकारक जैसे
HiO3, HiO4, HNO3 मिला देते हैं, ये ऑक्सीकारक HI को I2 में बदल देते हैं। ठीक है भाई, देखो इसमें क्या मिला दिया, ये सारे मिला दिए। तो अब जैसे मान लो आपने HiO4 मिला दिया, तो HI और HiO4 रिएक्शन होगी, किस में बदल जाएगा, जो आयोडीन है ना वो आयोडीन I2 में बदल जाएगी और साथ में 2H2। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, रिएक्शन हो गई, साथ में H2O जो है वो बाहर हो जाएगा। एक तरीके से रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लेंगे बाद में, मतलब बैलेंस की ज़रूरत नहीं है। तो आयोडीन में बदल गई और ये आयोडीन जो बनेगी वो वापस से रिएक्शन में काम में आ जाती है। ठीक है, तो भाई ये रिएक्शन होती है। तो इसमें आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि भाई HI आयोडीनीकरण अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय से उत्क्रमणीय से अनुत्क्रमणीय बदलने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाए, निम्न में से क्या मिलाऊं कि वो अनुत्क्रमणीय बन जाए, केवल एक ही दिशा में जाए। तो इसके लिए आपको ये सारे ऑक्सीकारक मिलाने पड़ते हैं। तो भाई ये आयोडीनीकरण में ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बाकी चारों रिएक्शन हो गई, फ्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण, क्लोरीनीकरण और आयोडीनीकरण। ठीक है, अब देखना जरा इस रिएक्शन में, क्योंकि मुक्त मूलक रिएक्शन है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन रिएक्शन, 2 पॉइंट और हमें पढ़ने हैं भाई। एक तो होते हैं प्रमोटर, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं भाई प्रेरक। ठीक है, या हिंदी में जैसे उत्प्रेरक होता है ना एक तरीके से, वैसे ही। और एक होते हैं संदमक। ठीक है, अब ये दो चीज़ें क्या है इसके बारे में पढ़ना है। देखिए, प्रोमोटर, ठीक है, प्रेरक, भाई ये क्या होता है भाई। प्रेरक जैसे नाम से पता चल रहा है, प्रेरित करने वाला। तो ये क्या करते हैं, मुक्त मूलक अभिक्रिया को प्रेरित करने का काम करते हैं, जल्दी जल्दी करवाने का काम करते हैं, है ना। तो ये पदार्थ मुक्त मूलक अभिक्रिया को प्रेरित करते हैं। ठीक है, प्रेरित करते हैं। और भाई इनमें जो एग्जाम्पल ध्यान में रखना है वो आपको ध्यान में रखना, R2O2 हो गया या H2O2 हो गया, है ना। ये क्या है, परऑक्साइड। तो परऑक्साइड जितने भी होते हैं ये मुक्त मूलक अभिक्रिया को क्या करने का काम करते हैं, प्रेरित करने का काम करते हैं, जल्दी जल्दी करवाने का काम करते हैं। क्यों, क्योंकि ये खुद टूट जाएंगे, इनका तुरंत समान स्विकंडन हो जाएगा। और अगर इनका तुरंत समान स्विकंडन हो गया तो क्या बन जाएगा भाई, फ्री रेडिकल बन जाएगा, 2 OR फ्री रेडिकल बन जाएंगे। H2O2 टूटेगा तो हमारे पास जो है वो H2O2 से 2 OH फ्री रेडिकल बन जाएंगे। और भाई अगर एक बार मुक्त मूलक बनना स्टार्ट हो गया रिएक्शन में, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। एक बार मुक्त मूलक बन गया तो रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी। तो ये तभी मैंने अभी आपको क्लोरीनीकरण में बताया था ना, पेरोक्साइड, वो पेरोक्साइड ये काम करता है, रिएक्शन को प्रेरित करने का काम करता है, जल्दी जल्दी रिएक्शन होती है पेरोक्साइड की उपस्थिति में। तो पहले तो हो गए प्रमोटर। सेकंड जो है वो होता है भाई इनहिबिटर। ठीक है, इनको बोलते हैं भाई संदमक। क्या बोलेंगे, संदमक। तो इनहिबिटर जो है वो संदमक होते हैं। ये क्या करेंगे, जिस नाम से पता चल रहा है, रिएक्शन को रोकने का काम करेंगे, है ना। तो ये अभिक्रिया को या अभिक्रिया की गति कम करते हैं, ठीक है। और कम कैसे करेंगे कि भाई अगर मुक्त मूलक रिएक्शन को आपको समाप्त करना है या उसकी स्पीड को कम करना है, तो रिएक्शन में जो फ्री रेडिकल बन रहे हैं, अभिक्रिया में जो मुक्त मूलक बन रहे हैं, आप उनको क्या कर दो, खत्म कर दो, मुक्त मूलकों को खत्म कर दो। तो मुक्त मूलक खत्म हो गए तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, अपने आप गति कम हो जाएगी। तो मुक्त मूलकों को कम करने का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए भाई O2 हो गया, या एग्जाम्पल के लिए कंपाउंड है भाई ये वाला, है ना, ये कंपाउंड है अपने पास, ये वाला कंपाउंड है पैराबेंजोक्विनोन, ठीक है ना। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो ये जो कंपाउंड होते हैं, है ना, तो ये कंपाउंड क्या करते हैं भाई, इस रिएक्शन को रोकने का काम करते हैं, संदमक होते हैं रिएक्शन के लिए। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है भाई कि कौन सा संदमक है, कौन सा प्रमोटर है। क्लियर है बात। तो भाई ये हो गई अपनी फ्री रेडिकल पहली रिएक्शन जो है हैलोजनीकरण। ठीक है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन का ही एक प्रकार है। अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं। तो जो अगली रिएक्शन है
उसका नाम है नाइट्रीकरण। अब देखो जरा नाइट्रीकरण क्या होता है। अभी अगली रिएक्शन है नाइट्रीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं नाइट्रेशन। ठीक है भाई, देखो जरा कि ये रिएक्शन क्या होती है, नाइट्रीकरण या नाइट्रेशन किसको बोलते हैं। भाई देखो कि कोई भी एल्केन है, कोई भी एल्केन RH, ठीक है, आपको रिएक्शन इसकी करवानी है सांद्र कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। सांद्र HNO3 के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, क्लियर है। तो यहां से हाइड्रोजन हटेगा और NO2 जुड़ेगा और नाइट्रो एल्केन बनेगा। ठीक है, तो जैसे हैलोजनीकरण में हाइड्रोजन को हटा के हैलोजन जोड़ा जाता है, नाइट्रीकरण में हाइड्रोजन को हटा के NO2 जोड़ा जाएगा, तो इसको जो है वो हम क्या बोलते हैं, नाइट्रीकरण बोलते हैं। यानी है ना, यदि एल्केन की हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन NO2 से कर दिया जाए, ठीक है, तो अभिक्रिया को नाइट्रीकरण कहा जाता है, नाइट्रीकरण कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गई बेसिकली नाइट्रीकरण। रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर होती है, 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होती है ये रिएक्शन होती है। ठीक है, और रिएक्शन चलती कैसे है, बिल्कुल वैसे ही मुक्त मूलक प्रतिस्थापन विधि से रिएक्शन चलती है। ध्यान से देखना कैसे कि HNO3 है ना, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है भाई, HNO3, ये HNO3 की स्ट्रक्चर होती है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो दोनों ही ज्यादा विद्युत ऋणी है, विद्युत ऋणता में ज्यादा अंतर नहीं है, टेम्परेचर जो है वो मुक्त मूलकों के बनने को प्रमोट करता है। इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। जब इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो आपको एक तो OH, एक आपको मिलेगा भाई NO2 और ये मुक्त मूलक बनेगा। क्लियर है। फिर देखना जरा कि RH और ये OH, तो एक मुक्त मूलक अगर बन गया तो मुक्त मूलक को देखकर मुक्त मूलक बनता है ये HOH, एक तो बन गया भाई R मुक्त मूलक और साथ में क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। क्लियर है। फिर देखो ये R फ्री रेडिकल जो है वो क्या करेगा, NO2 के साथ जुड़कर ये NO2 फ्री रेडिकल दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे और क्या बनेगा भाई, RNO2 बनेगा। मैं इसको जो है वो ऐसे लिख सकता हूँ। क्लियर है बात। तो भाई इस तरीके से मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, ये ही इसकी क्या है, मैकेनिज्म है। ये मैकेनिज्म शॉर्ट में कैसे बोलूंगा इसको, FRS, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। हम क्योंकि एल्केन की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं होती है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, इसके बाद में आएगी भाई सल्फोनीकरण, वो भी बिल्कुल मुक्त मूलक प्रतिस्थापन से ही होती है। अब इस रिएक्शन में एक दो की पॉइंट आपको ध्यान में रखने, वो ये है कि भाई अभिक्रिया अत्यधिक उच्च ताप पर होती है, उच्च ताप पर होती है। ठीक है भाई, रिएक्शन बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पर होती है, 400-500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कोई नॉर्मल बात थोड़ी ना है। ठीक है ना, तो रिएक्शन बहुत ही हाई टेम्परेचर पर होती है और इतने अधिक ताप पर, इतने अधिक ताप पर क्रियाकारक और उत्पाद सभी वाष्प अवस्था में होते हैं, वाष्प अवस्था में होते हैं। भाई देखो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे, गैस बन जाएगी, इनकी वेपर बन जाएगी, है ना। तो इतने ज़्यादा ताप पर क्रियाकारक और उत्पाद जितना भी रिएक्शन, सारा रिएक्शन मिश्रण जो है वो किस में होगा, गैसीय स्टेट में होगा, वाष्प अवस्था में होते हैं। अतः इसे वाष्प अवस्था नाइट्रीकरण, वाष्प अवस्था नाइट्रीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं भाई, वाष्प अवस्था नाइट्रीकरण भी बोलते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो है वो किस स्टेट में होते हैं
सॉरी वेपर स्टेट में होते हैं तो इसको वाष्प अवस्था नाइट्रीकरण भी बोलते हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और है जो आपको ध्यान में रखना है कि भाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो बहुत अधिक ताप पर कार्बन कार्बन के बीच का बंध टूट जाता है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो इतने ज्यादा टेम्परेचर पर कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, अतः कोई एक उत्पाद ना मिलकर कई प्रकार के नाइट्रो एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, तो भाई इसमें कोई एक प्रोडक्ट नहीं मिलता है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के नाइट्रो एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लो आपने जो है ये कोई एल्केन है अपने पास, जैसे प्रोपेन है, इसकी रिएक्शन करवा दी भाई सांद्र HNO3 के साथ, है ना, हाई टेम्परेचर है तो रिएक्शन होगी कहाँ, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन हो गई सांद्र HNO3। क्लियर है, तो जब रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, NO2 जुड़ेगा, मुक्त मूलक बनेगा। हो सकता है NO2 यहाँ जुड़ जाए, मुक्त मूलक यहाँ पर बन जाए, ये भी हो सकता है यहाँ पर बन जाए। सारी प्रोबेबिलिटी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि मुक्त मूलक रिएक्शन कैसे होती है, क्रियाशीलता वगैरह, कि मुक्त मूलकों का स्थायित्व कैसे चेक करते हैं, सारा सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो भाई हो सकता है कि NO2 यहाँ जुड़ जाए, एक ये बन जाए। पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि NO2 बीच वाले कार्बन पर जुड़े, तो यहाँ पर NO2 जुड़ सकता है। ठीक है, अब देखो कि भाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और इतना ज़्यादा टेम्परेचर है तो कार्बन कार्बन के बीच का ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और ये बॉन्ड टूटेगा तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि NO2 इस कार्बन पर जुड़ जाए, तो ये भी बन सकता है भाई CH3 CH2 NO2। और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि इस कार्बन पर जुड़ जाए, तो ये भी हो सकता है कि CH3 NO2 ये वाला बन जाए। यानी अगर आप प्रोपेन की रिएक्शन करवाओगे ना, ये सारे उत्पाद बनेंगे, सबका मिश्रण बनेगा, कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ना मिलकर सबका क्या बनेगा भाई, मिश्रण बनेगा, सारा का सबका मिक्सचर बनेगा, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, इन सबका मिश्रण बनेगा। समझ गए बात को। तो भाई ये है ओवरऑल अपने पास जो आपको ध्यान में रखना है, नाइट्रीकरण की रिएक्शन हो गई है। ठीक, नाइट्रीकरण के बाद में जो अपने पास अगली रिएक्शन है उसको बोलते हैं भाई सल्फोनीकरण, है ना, या इंग्लिश में बोलते हैं सल्फोनेशन। उसकी बात कर लेते हैं, देखो जरा। देखो, अच्छा नाइट्रीकरण हो गया, सल्फोनेशन की बात करें। हाँ भैया, सल्फोनेशन हिंदी में बोलते हैं सल्फोनीकरण। भाई देखना कि ये क्या रिएक्शन है, सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण क्या होता है। भाई एल्केन की हाइड्रोजन का H का प्रतिस्थापन SO3H समूह द्वारा कर दिया जाए तो अभिक्रिया सल्फोनीकरण कहलाती है। ठीक है, देखो कैसे, भाई एल्केन है RH, ठीक, और इसको हाइड्रोजन को हटाना है, हाइड्रोजन की जगह SO3H लगाना है, तो बनेगा अपने पास एल्काइल सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा, इस रिएक्शन को सल्फोनीकरण बोलेंगे। अब सल्फोनीकरण के लिए आपको क्या काम में लेना है, रिएजेंट कौन सा काम में लेना है, तो यहाँ पर आप H2SO4 काम में ले सकते हो,
कंसनट्रेटेड H2SO4 काम में ले सकते हो, साथ में जो है वो SO3, ठीक है, या इसकी जगह जो है वो H2S2O7 ये आप काम में ले सकते हो, ठीक है। अब देखो H2SO4 प्लस SO3 का जो मिश्रण है ना, H2 सल्फर कितने हो गए 2, H2 4 और 3 7, तो H2S2O7, और इसको है ओलियम, क्या नाम है ओलियम, या फिर इसको जो है वो फ्यूमिंग H2SO4 भी बोलते हैं, एरो पर ये भी लिखा हुआ आ सकता है धूम्र H2SO4, सधूम्र H2SO4 ये लिखा हुआ आएगा एरो पर, है ना। सधूम का मतलब है कि भाई H2SO4 में जब SO3 मिक्स होता है, या H2S2O7 जो है ना, इसमें से लगातार SO3 गैस जो है वो निकलती रहती है। SO3 गैस व्हाइट कलर की होती है, तो सफेद कलर की गैस आपको निकलती हुई दिखाई देती है H2S2O7 की बॉटल से, तो ऐसा लगता है कि भाई वहां पर धुआं निकल रहा है, तो इसको जो है वो सधूम H2SO4 भी बोला जाता है। तो सधूम H2SO4 किसको बोलते हैं, H2S2O7 को सधूम H2SO4 बोलते हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम सल्फोनीकरण बोलते हैं। क्रियाविधि क्या है, तो भाई क्रियाविधि जो है बिल्कुल वैसी ही है। ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है भाई हमारा H2SO4, क्लियर है। तो H2SO4 जो है वो सबसे पहले इसका क्या होगा, फ्री रेडिकल बनेगा। फ्री रेडिकल कैसे बनता है भाई, ये वाला बॉन्ड जो है वो सबसे पहले क्या होगा, ब्रेक होगा। तो हमारे पास जो है एक तो ये फ्री रेडिकल बन गया O, और ये साथ में ये फ्री रेडिकल बनेगा, और ये OH फ्री रेडिकल, ठीक। और बिल्कुल वैसा ही है ना, सब कुछ सेम है, RH और ये OH फ्री रेडिकल, तो मुक्त मूलक को देखकर मुक्त मूलक बनता है, तो इसका भी समान विखंडन होगा। OH और H मिलकर क्या बना लिया भाई, H2O, तो एक तो R फ्री रेडिकल बना, एक साथ में क्या बना, H2O बना, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखना जरा कि R फ्री रेडिकल और इधर क्या बन रहा है भाई, अपने पास ये वाला फ्री रेडिकल बन रहा है SO3H, तो ये दोनों जब जुड़ेंगे तो क्या बनेगा भाई, फाइनली अपने पास बनेगा RSO3H। देखो 1 2 3 ऑक्सीजन है, 1 हाइड्रोजन है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको बोलते हैं एल्किल सल्फोनिक एसिड, क्लियर है बात। अब देखना जरा कि ये वाली जो रिएक्शन है, इसमें भी आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि भाई उच्च कार्बन की या निम्न कार्बन की एल्केन, निम्न कार्बन की एल्केन सल्फोनीकरण अभिक्रिया नहीं देती, ठीक है भाई। निम्न कार्बन की एल्केन का मतलब क्या है कि ऐसी एल्केन जिनमें कार्बन की संख्या क्या हो, कम हो, ठीक है। तो कम कार्बन वाली एल्केन जो है वो सल्फोनीकरण रिएक्शन नहीं देती है, जैसे जनरली 3 कार्बन तक की एल्केन जो है वो सल्फोनीकरण की अभिक्रिया नहीं देती है, ठीक है। फिर देखना जरा, तो 3 कार्बन या 4 कार्बन तक की जो एल्केन है वो सल्फोनीकरण की रिएक्शन नहीं देती है। एग्जांपल के लिए भाई ये वाला CH4 हो गया, ये सल्फोनीकरण नहीं देगा, C2H6 हो गया, ये भी नहीं देता है, CH3 CH2 CH2 हो गया, ये भी CH3 हो गया, ये भी आसानी से सल्फोनीकरण नहीं देता है, ठीक है। किंतु क्यों नहीं देता है भाई, ये भी सुन लो, क्योंकि भाई यहाँ पर जो मुक्त मूलक बनता है ना वो कम स्टेबल होता है, कम स्थायी मुक्त मूलक बनता है। किंतु उच्च कार्बन की एल्केन, उच्च कार्बन की एल्केन या निम्न कार्बन की शाखित एल्केन सल्फोनीकरण या सल्फोनेशन अभिक्रिया दे सकते हैं, अभिक्रिया दे सकते हैं, ठीक है ना। कि भाई निम्न उच्च कार्बन की, बहुत ज़्यादा कार्बन हो तो भी हो जाएगी। या देखो ज़रा, जैसे 4 कार्बन की एल्केन है, ये वाली एल्केन है 4 कार्बन की, है ना, अब ये शाखित है, ब्रांच्ड है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर सल्फोनेशन करवाओगे, है ना, आपने जो है वो H2S2O7 काम में ले रखा है यहाँ पर, तो सल्फोनीकरण हो जाएगा, यहाँ पर CH3 आएगा और CH3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई SO3H, तो सल्फोनीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो ये है भाई रिएक्शन अपनी सल्फोनीकरण, और सल्फोनीकरण के बाद में अगली रिएक्शन है अपने पास समावयवीकरण, ठीक है ना, उसकी बात कर लेते हैं। समावयवीकरण की रिएक्शन थोड़ी सी अलग है। अब फ्री रेडिकल रिएक्शन जो हमने पढ़ी है ना, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, उनके एग्जाम्पल हमने देख लिए। अब कुछ अलग रिएक्शंस की बात हम करने जा रहे हैं, देखिए जरा।
हाँ भैया देख, अगली रिएक्शन अपने पास समावेवीकरण। भाई देखो, नाम से पता चल रहा है समावेवीकरण का मतलब क्या होगा कि एक समावेवी दूसरे समावेवी में बदल जाएगा, तो रिएक्शन को हम समावेवीकरण बोलेंगे। यानी फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस एक समावेवी दूसरे समावेवी में बदल जाएगा। देखना कैसे, कि यदि, है ना, या इसको मैं ऐसे लिखता हूं, AlCl3 HCl या AlBr3 HBr के साथ उपचारित करने पर, उपचारित करने का मतलब है रिएक्शन करवाने पर, के साथ उपचारित करने पर कम शाखित या अशाखित एल्केन शाखित एल्केन में और शाखित एल्केन और अधिक शाखित एल्केन में, और अधिक शाखित एल्केन में बदल जाती है। देखो जरा पॉइंट क्या है भाई, जैसे डायरेक्टली भाई रिएक्शन ध्यान में रखनी है ना, आपको एरो पर जो लिखा होता है उसको देखकर पहचानना होता है। जैसे मान लो CH3 CH2 और CH2 CH3 है, ये क्या है, एन ब्यूटेन है, ठीक है। और इसको आपको क्या करना है भाई, इसको आपको AlCl3 और HCl के साथ हीट करना है, ठीक है। तो ये अशाखित है, कोई शाखन नहीं है, एरो पर जो लिखा उसी से पहचानना होता है। तो भाई इसको शाखित एल्केन में बदल दो, CH और ये CH3, एक इसमें ब्रांचिंग हो गई। अब भाई इसमें और ज़्यादा ब्रांचिंग नहीं हो सकती, तो आगे रिएक्शन नहीं जाएगी। या अगर इसको आप AlCl3 HCl के साथ उपचारित करोगे तो और ज़्यादा शाखन नहीं होगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, C4H10, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हो गए भाई, टोटल 10 हो गए, तो C4H10। इसका फॉर्मूला क्या है, C4H10, दोनों के दोनों C4H10, ये भी C4H10, ये भी C4H10, ठीक है। तो फॉर्मूला दोनों का क्या है, समान है, फॉर्मूला समान है, तभी इसको बोलते हैं। लेकिन ये वाला एन ब्यूटेन है, ये वाला क्या है, आइसोब्यूटेन है। और दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों संरचनात्मक समावेवी है, CI है, चेन आइसोमर, 4 कार्बन की श्रृंखला, 3 कार्बन की श्रृंखला, एक समावेवी दूसरे समावेवी बदल रहा है, तो इसलिए इसको समावेवीकरण बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो पहले से शाखित है, जैसे मान लो ये है आइसोपेंटेन है ना, इसको नाम क्या है, आइसोपेंटेन है ना, C5H12। तो अब इसको अगर मैं क्या करता हूँ, AlCl3 HCl या AlBr3 HBr के साथ हीट करता हूं, तो भाई ये और ज्यादा शाखित में बदल जाएगा। यानी इसमें एक शाखा है, इसमें भाई 2 शाखाएं हो जाएगी। शाखाओं का कैसे पता चलेगा भाई, आप मुख्य कार्बन श्रृंखला सिलेक्ट करें, यहाँ मुख्य कार्बन श्रृंखला 4 कार्बन की, वहाँ 3 कार्बन की, मुख्य कार्बन श्रृंखला से जो भी लटका हुआ है उसको क्या बोलेंगे, हम शाखा बोलेंगे। यहाँ 2 शाखाएं, यहाँ 1 शाखा है। इसका फॉर्मूला भी C5H12 है, नाम क्या है, नियोपेंटेन, ये नियोपेंटेन, ये क्या है, आइसोपेंटेन। तो भाई इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, समावेवीकरण बोलते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। डायरेक्टली रिएक्शन ध्यान में रखनी है, इसके आगे की जो रिएक्शन है वहाँ पर भी आपको ऐसा ही करना है, उसको भी डायरेक्टली ध्यान में रखना है, ठीक है। तो समावेवीकरण के बाद में जो अगली रिएक्शन है ना हमारे पास, उसका नाम है एरोमेटाइजेशन, यानी एरोमेटीकरण या चक्रीकरण, साइक्लाइजेशन, ठीक है, बहुत सारे नाम हैं। तो अभिक्रिया का नाम है नेक्स्ट रिएक्शन एरोमेटीकरण या चक्रीकरण, ठीक है। बेसिकली इसको एरोमेटीकरण हम बोलते हैं, एरोमेटीकरण के नाम से ही ये फेमस है, नाम से पता चल रहा है, ठीक है ना, कि भाई एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा
तो कैसे बनेगा उसकी बात कर लेते हैं भाई। देखना जरा, यहाँ रिएजेंट जो है वो क्या काम में ले सकते हैं, रिएजेंट आपको काम में लेना है भाई Al2O3, या फिर यहाँ पर आप काम में ले सकते हो Cr2O3, या फिर काम में ले सकते हो MO2O3, या फिर काम में ले सकते हो V2O5। यानी एल्यूमिनियम या क्रोमियम या मोलिब्डेनम या वेनेडियम, इनके ऑक्साइड आपको काम में लेने हैं, ठीक है। और इनके ऑक्साइड के साथ टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर रखा जाता है भाई ऑलमोस्ट 773 केल्विन के आसपास, 723 से 773 केल्विन होता है। और प्रेशर यहाँ पर होता है भाई 10 से 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। ये प्रेशर बहुत ज़्यादा है भाई, क्योंकि नॉर्मल प्रेशर की हम बात करते हैं तो नॉर्मल प्रेशर जो है वो होता है 1 एटीएम। अपने ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, 1 एटीएम का प्रेशर लग रहा है। आप कहोगे कि सर हमारे ऊपर तो कोई नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। अपने ऊपर एटमॉस्फेरिक गैसें जो है ना उनका प्रेशर लग रहा है। तो हमारे ऊपर कितने एटमॉस्फेयर है, 1 एटमॉस्फेयर है, तो इसको कंसिडर करते हो 1 एटीएम का प्रेशर अपने ऊपर लग रहा है, ठीक है ना। तो उसके रेस्पेक्टिव बहुत ज़्यादा प्रेशर है, 10 से 20 एटीएम, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है। तो इन सब के साथ अगर आप क्या करते हो भाई, हीट करते हो किसको, एल्केन को, तो हम तो एरोमेटिकरण होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए भाई, जैसे कम से कम 6 कार्बन की एल्केन आपको काम में लेनी है ना। एरोमेटिकरण 6 कार्बन की एल्केन में ही होगा। ये वाली है जैसे एन हेक्सेन है, ठीक है, एन हेक्सेन है। अब इसको अगर आप क्या करते हो, इन सब की उपस्थिति में कोई भी काम में ले सकते हो, हाई टेम्परेचर प्रेशर। तो 6 कार्बन का एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है, बेंजीन। डायरेक्टली रिएक्शन को ध्यान में रखना है, बेंजीन बनेगा। अगर आप 7 कार्बन ले लेते हो, 7 कार्बन ले लिया, CH2 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 और CH2 CH2 CH3, जैसे 7 कार्बन ले लिया, एन हेप्टेन काम में ले लिया, ठीक है। तो एन हेप्टेन काम में ले लिया तो 7 कार्बन का एरो, मतलब बेंजीन रिंग तो बनेगी ही बनेगी, बाकी एक्स्ट्रा कार्बन जो है वो बेंजीन पर जोड़ दो। ये लो, 8 कार्बन ले लिया तो जाइलिन बन जाएगी, CH2 CH2। जैसे मान लो 9 कार्बन ले लेते हैं, है ना। 8 कार्बन में जाइलिन बनती है, 9 कार्बन में मेसिटिलिन बनती है, 3 3 6 3 9, एन नोनेन। तो यहाँ पर जब इसको हीट करोगे तो मेसिटिलिन बनेगा, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। ये होता है भाई मेसिटिलिन, CH3 और CH3। रिएक्शन आपको डायरेक्टली ध्यान में रखनी है, मैकेनिज्म वगैरह पर हमें नहीं जाना है। 8 कार्बन ले लोगे तो जाइलिन बनेगी, ये होती है भाई जाइलिन, CH3। इसको क्योंकि ऑर्थो पर है तो ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन, 3 प्रकार की होती है। ये सारे कंपाउंड बनते हैं, इस रिएक्शन को एरोमेटिकरण बोलते हैं। ये रिएक्शन भी भाई डायरेक्टली पूछी जाती है, क्लियर है बात। तो भाई ये रिएक्शन एरोमेटिकरण है या चक्रीकरण रिएक्शन है। अपने पास एक रिएक्शन और देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड है, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। नेम रिएक्शन है भाई, हाँ भैया देखो, रिएक्शन का नाम है रीड रिएक्शन, REED, रीड रिएक्शन, रीड अभिक्रिया, ठीक है। अब रिएक्शन क्या होती है, तो भाई इस रिएक्शन में हमें एल्केन की रिएक्शन जो है वो करवानी होती है SO2 और Cl2 के साथ। ये कोई भी एल्केन है, रिएक्शन करवाओ आप SO2 और क्लोरीन के साथ, रिएक्शन होगी भाई HNU की उपस्थिति में। तो जब रिएक्शन करवाओगे तो कंपाउंड बनेगा एल्केन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। यानी अपने पास कंपाउंड यहाँ पर बनेगा RSO2Cl, ठीक है। और साथ में जो है वो HCl गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन है, देखें ज़रा, RSO2Cl और साथ में HCl, इसका नाम है एल्केन सल्फोनिल क्लोराइड। अब देखना ये रिएक्शन बनी, कैसे होती है रिएक्शन, तो भाई पहले H और Cl की रिएक्शन होगी, वही मुक्त मूलक रिएक्शन क्रियाविधि से। HCl बाहर होगा, फ्री रेडिकल बनेगा, SO2 से फ्री रेडिकल बनेगा, दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे। मैकेनिज्म हमें नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। जैसे हमने अभी ये काम में लिया था ना भाई SO2 Cl2, उसमें काम में लिया था, उसमें वो अलग है। SO2
Cl2, वहां एक ही कंपाउंड है सल्फ्यूरिल क्लोराइड, यहां दोनों से अलग अलग रिएक्शन करवानी होती है, मिश्रण के साथ रिएक्शन करवानी होती है ना। तो ध्यान रखना कि वहां पर प्रोडक्ट जो है वो क्या बनता है, RCl बनता है, यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट एल्केन सल्फोनिल क्लोराइड बनेगा। तो दोनों क्या है, अलग अलग, दोनों को मिक्स मत करना, ठीक है ना। तो वहां अगर यहाँ पर SO2Cl2 लिखा हुआ आए और साथ में R2O2 लिखा हुआ है तो प्रोडक्ट क्या होगा, तो प्रोडक्ट होगा भाई RCl, है ना, एल्किल क्लोराइड। और भाई अगर दोनों अलग अलग लिखा हुआ है तो रीड रिएक्शन है। और भाई ये रिएक्शन जो है इसको काम में लेते हैं हम डिटर्जेंट बनाने में, जो अपने अपमार्जक होते हैं ना वो बनाने के काम में लेते हैं। देखना कैसे, ये कंपाउंड अपमार्जक बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है भाई, RSO2Cl, है ना, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं H2O वाटर के साथ। जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे इसकी तो हमारे पास बनेगा भाई RSO3H और साथ में HCl क्या हो गया बाहर, एल्किल सल्फोनिक एसिड, सल्फोनीकरण में बना था, ठीक है। तो RSO3H बना और भाई इस RSO3H की रिएक्शन हम NaOH के साथ करवा दें तो हमारे पास जो है वो ये बनेगा RSO3Na प्लस और ये H2O। और ये वाला कंपाउंड जो है ना ये भाई डिटर्जेंट का मुख्य कंपाउंड है, मतलब जो अपना अपमार्जक होता है उसका मुख्य कंपाउंड ये वाला ही होता है। R जो है वो यहाँ पर कोई बड़ी एल्काइल श्रृंखला वाला ग्रुप हो सकता है, यानी R कोई बड़ा एल्काइल ग्रुप हो सकता है, जितना बड़ा मतलब जनरली R जो है डिटर्जेंट बनाने के लिए 12-13 कार्बन से ज़्यादा कार्बन यहाँ पर लिए जाते हैं, है ना। तो ये वाला कंपाउंड जो है ना वो डिटर्जेंट का मुख्य पार्ट होता है, मुख्य हिस्सा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि इस अभिक्रिया का उपयोग डिटर्जेंट या अपमार्जक बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो भाई ये हमारी रिएक्शन है, ठीक है, और एल्केन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक रिएक्शन और देख लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। ये दहन की रिएक्शन, दहन, कंबशन। दहन क्या होता है भाई, किसी भी पदार्थ को अगर हम क्या करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में बंद करते हैं, किसी भी पदार्थ को अगर हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, है ना, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, दहन बोलते हैं। किसी भी हाइड्रोकार्बन को आप जला दो, है ना, चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, तो हमेशा क्या बनता है, CO2 और वाटर बनता है। किसी भी हाइड्रोकार्बन को बंद कर दो, तो जैसे ये एल्केन है, CH4 है, ये ऑक्सीजन के साथ जलाया, CO2 बन गया और क्या बन गया, H2O बन गया। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 लगा देता हूँ, यहाँ पर 2 और 2 ऑक्सीजन, तो 2O2, ये लो। तो भाई किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर आप बंद कर दो तो क्या बनेगा, हमेशा हमेशा अपने पास CO2 और वाटर बनेगा। यहाँ पर एक रिएक्शन ये भी पूछी जा सकती है कि जैसे CnH2n+2, एल्केन का सामान्य सूत्र दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवानी है, CO2 और H2O। आपको डायरेक्टली बोलेगा निम्न में से कौन सी एल्केन की दहन की अभिक्रिया है, या निम्न में से कौन सी एल्केन के दहन की संतुलित अभिक्रिया है, ऐसा दे देगा। तो संतुलित अभिक्रिया के लिए दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। संतुलित करना आपने छोटी क्लासों में सीख रखा है। हाँ, यहाँ पर भी हम संतुलित करना सीखेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में बड़ी बड़ी जो रिएक्शंस आती है, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आती है, जो जटिल अभिक्रियाएं आती है, उनको संतुलित करना भी हम सीखेंगे। यहाँ पर देखना जरा इसको कैसे संतुलित करेंगे। एन है ना, एन कितने कार्बन है, एन कार्बन है, तो इधर एन लगा देता हूं, ठीक है। हाइड्रोजन कितने, 2n+2 है, हाइड्रोजन कितने, 2n+2 है। इधर भी कितने होने चाहिए, 2n+2 होने चाहिए। इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, हाइड्रोजन 2n+2/2 और ये H2। देखो जरा, H 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2n+2 हो गए, खत्म बात। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2n/2, इतने ऑक्सीजन तो यहां से आए। इधर कितने ऑक्सीजन हो गए, 2n, इधर इतने ऑक्सीजन हो गए। एलसीएम ले लेते, जोड़ लेते, कितना 2, तो 2n+2 + 4n, तो कितना हो गया ये टोटल, 6n+2/2, है ना, 6n+2/2, ठीक है। या ओवरऑल अगर इसको देखें तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3n, ठीक है, +1, या छोड़ो इसको ऐसा ही रहने दो। अब ऑक्सीजन इधर करना तो इधर भी कितना होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। तो देखना जरा, O2 और ये आया 6n+2/2, इतना तो पहले से था। अब 2 से 2 कैंसिल कर दो तो 2 गुणा करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसको कितना कर दो, 4 कर दो, ये लो, ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। आप इसको और ज्यादा इजी कर सकते हो, कैसे भाई, देख लो जरा, 3n, ठीक है,
बाई 4 और 2/4 मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, कितना आ गया 1/2, ठीक है। इसको जैसा पढ़ा है वैसा ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, और ज़्यादा इजी करने की जरूरत नहीं है। अब देखो जरा, आप कहोगे कि सर कैसे, समझ में थोड़ा कम आया, बिल्कुल सिंपल सा काम है। अगर आपको इससे फंडा या ये वाला याद नहीं रहता है ना, याद करने की तो जरूरत नहीं है, वैसे आपको टोटल ऑक्सीजन काउंट करने, टोटल हाइड्रोजन काउंट करने, इतना ही काम करना है, ठीक है ना। अब चेक करना है कि ये सही है या नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं। यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 1, n क्या है, कार्बन की संख्या। यहाँ पर 1 रख के देखते हैं, 1 रखूंगा तो ये वाली रिएक्शन बन जानी चाहिए, अगर बनती है तब तो ठीक है, नहीं बनती है तो गलत है। तो रखता हूँ, देखना जरा, 1 रखता हूँ n की वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, CH4 प्लस, यहाँ n की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो 1 रख दो, तो 6 गुणा 1 6, और 6 और 2 8, 8/4 कितना हो गया 2, तो 2O2, ठीक है। n की वैल्यू 1 रख दी, CO2, n की वैल्यू कितनी रखनी है, 1, 2 गुणा 1 1, 2 + 2 4, 4/2 2, तो कितना आ जाएगा 2H2O। भाई बन रही है ये रिएक्शन, इसका मतलब ये वाला मेथड अपना सही है। क्लियर है बात। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, किसी भी हाइड्रोकार्बन का जब दहन करवाएंगे तो हमेशा क्या बनेगा, यही बनेगा, CO2 और वाटर। हाँ, रिएक्शन अलग हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि बैलेंस करना पड़ेगा कि सब में हाइड्रोजन कार्बन अलग अलग होंगे। इसका फॉर्मूला CnH2n है, एल्कीन का CnH2n, इसका फॉर्मूला CnH2n+2 है, एल्कीन का CnH2n है, एल्काइन का CnH2n-2 है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला अलग है तो रिएक्शन बदल जाएगी, लेकिन प्रोडक्ट क्या रहेगा, CO2 और वाटर ही रहेगा। क्लियर है बात। तो भाई ये हो गई हमारी एल्केन कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, मैं केवल स्टेज फर्स्ट के क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक बार आपको सेकंड थर्ड के बाद में करेंगे। स्टेज फर्स्ट में केवल एल्केन के क्वेश्चन 1 से लेके 55, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 55 तक के क्वेश्चन जो है वो केवल एल्केन के हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, किसी क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। किसी क्लास में तो क्या मतलब, आपका जो माइनर होगा ना 12 क्लास में, तो उससे पहले हम एल्केन के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो भाई ये है एल्केन। इसमें या इससे पहले किसी भी क्लास में आपको कोई भी डाउट रहा हो तो बिल्कुल आप मेरे से बात करें, मेरे से डाउट डिस्कस करें, हम आपका डाउट बिल्कुल सॉल्व करेंगे। और यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।